साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मनोविज्ञान के एक बेहद ही महत्वपूर्ण छोटी सी यूनिट की। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह है मनोवैज्ञानिक विकार। इस मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित हर बार परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि का जो टॉपिक है उसमें भी इस यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों में वैसे देखिए कई विकार है, लेकिन आज अपन मनोवैज्ञानिक विकारों में जो इसके तंत्रिका जन्य विकार है उनकी बात करेंगे। देखिए मनोवैज्ञानिक विकार और उसके तंत्रिका जन्य विकार है। तंत्रिका जन्य विकार के अंतर्गत बात करते हैं। तंत्रिका जन्य जो विकार है उसमें कौन कौन से विकार आते हैं या क्या तंत्रिका जन्य विकार है। देखिए तंत्रिका जन्य विकार की एक सामान्य विशेषता है। तंत्रिका जन्य विकार की एक सामान्य विशेषता है कि यह विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होती है। यानी तंत्रिका जन्य जो भी विकार है वो कब प्रकट हो जाते हैं अपन बात करते हैं लगभग 4 से 6 वर्ष की अवस्था में। और विशेषकर यह विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए मैंने बताया था कि यानी अपन कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, यानी इस समय बालक में ये जो विकार है तंत्रिका जन्य विकार है वो प्रकट होने लग जाते हैं। तंत्रिका जन्य विकार व्यक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों में हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये जो प्रारंभ में जो विकार है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन पर सही समय पर अगर ध्यान दिया जाए तो इनमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है सही समय पर, ठीक है, हम इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में बालक में कई विकार यानी व्यक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों में यानी ये आगे जाकर हानिकारक सिद्ध होते हैं। आयु के अनुरूप व्यवहार करने में भी विलंब देखने को मिलता है। यानी उसकी उम्र के अनुरूप बाद में उनका व्यवहार नहीं हो पाता है। तो ये तंत्रिका जन्य विकार की अपन बात कर सकते हैं। तंत्रिका जन्य जो विकार है वो कौन कौन से विकार है। तंत्रिका जन्य अगर विकारों की बात करें तो ये 4 प्रकार के विकार होते हैं। एक तो है यहाँ पे अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ठीक है, जिसे अपन सामान्यतः कहते हैं ADHD डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन, इसका अपन पूरा नाम क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो पहला है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार और सेकंड जो है वह है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और थर्ड है बौद्धिक असक्तता विकार और अपन इसको कहते हैं विशिष्ट अधिगम विकार या लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। अधिगम अक्षमता विकार भी अपन कहते हैं इसको, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये 4 अपने विकार चलते हैं तंत्रिका जन्य विकारों में। देखिए तंत्रिका जन्य विकार चाहे वो अवधान ADHD विकार हो, चाहे ASD विकार हो, चाहे बौद्धिक असक्तता विकार हो, चाहे विशिष्ट अधिगम विकार हो, ये सभी तंत्रिका जन्य विकारों के अंतर्गत आते हैं। और इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण मैंने विशेषता बताई कि ये बालक में प्रारंभिक समय यानी अपन कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था या विद्यालय जीवन का जो प्रारंभिक समय है उस अवस्था में बालक में ये विकार देखने को मिल जाते हैं। सही समय पर अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो इनमें काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। देखिए अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो नाम है, ठीक है, इस पर अगर आप गौर करोगे तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अवधान न्यूनता, सबसे पहली तो बात यही है इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि ये जो है किसी भी परिस्थिति या कोई भी जो सिचुएशन है, चाहे वो खेलना हो चाहे पढ़ना हो, किसी पर भी इनका जो ध्यान है वो एक जगह एकाग्र नहीं रहता। यानी इनमें अवधान न्यूनता है, वो विकार या अपन कह सकते हैं वो लक्षण इनमें पाया जाता है। दूसरा है यहाँ पे देखिए अतिक्रिया हाइपर एक्टिविटी, जिसे अपन कह सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी क्या है, यानी ये बालक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कभी भी ये रुकते नहीं हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है कि कौन से बालक है जो किसी यानी हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो वो ADHD के अंतर्गत आ जाएंगे। या जो है लंबे समय तक एक परिस्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इन्हें अपन अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार यानी ADHD वाले बालक कह सकते हैं। तो देखिए इसमें अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार के 2 मुख्य लक्षण है।
पहला है अनवधान। पहला क्या है? अनवधान, या यूं भी पूछा जा सकता है अनवधान और अतिक्रियाशीलता किन बालकों की महत्वपूर्ण विशेष अपन कह सकते हैं लक्षण है? तो ये ADHD वाले बालकों की विशेष। तो अनवधान क्या है? ऐसे बच्चे मानसिक प्रयास को देर तक बनाए नहीं रख पाते हैं या इन्हें अपना ध्यान केवल एक वस्तु पर लगाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो ये किसकी बात चल रही है? ADHD की। दूसरी इसकी जो मैंने बात पहले ही कर ली थी, अतिक्रियाशीलता। क्या है? अतिक्रियाशीलता और आवेगशीलता। यहाँ पे दो एक और वर्ड लूंगा मैं यहाँ पे, हालांकि ADHD की जो फॉर्म है उसमें आवेगशीलता नहीं आता है, लेकिन अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता ये क्या है? ADHD वाले बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं तथा इन बालकों के लिए शांत बैठे रहना उनके लिए बहुत कठिन होता है। कौन से बालकों के लिए शांत रहना कठिन होता है? ADHD वाले बालक। निरुद्देश्य गतिविधियां भी, निरुद्देश्य अपन कह सकते हैं गतिविधियां भी देखने को मिलती है जिससे चोट लगने की संभावना रहती है। देखिए ADHD जो वाले बालक है इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता एक तो है क्या है? अनवधान, और दूसरी है अतिक्रियाशीलता और आवेगशीलता। तो अतिक्रियाशीलता में मैंने बताया कि ये क्या बालक कुछ ना कुछ करते रहते हैं तथा निरुद्देश्य गतिविधियां भी देखने को मिलती है, तो इसके कारण चोट लगने की संभावना रहती है। यानी ये जो यूनिट है बहुत ही सरल भाषा में आपको, अगर इन मैटर को अगर एक बार देख लिया है तो मैं समझूंगा आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सरलीकरण किया गया है, यानी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं क्यों कई प्रकार के विकार है, चाहे वो अपन बात करें तंत्रिका जन्य विकार हो या जो अपन कह सकते हैं इसको द्वैध विकार भी कह सकते हैं, जिसे वो इसमें आते हैं मनोविकलता, सिजोफ्रेनिया या दुर्वृत्ति है, इसके अलावा दुश्चिंता है, आदि भी कई विकार है। लेकिन यहाँ पे अपन केवल तंत्रिका जन्य विकार की बात करते हैं। यानी ये जो विकार है किसी चोट लगने के कारण नहीं होते हैं, अपन बात करें किसी चोट लगने के कारण नहीं होते हैं, बल्कि अपन कह सकते हैं किसी जीन्स के कारण, ठीक है, इनके में विकार देखने को बालकों में मिलता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ADHD वाले जो बालक हैं इनकी विशेषता, किसी भी कार्य को करने से पहले परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचते, यानी इनमें धैर्य का अभाव होता है। ADHD वाले जो बालक है इनमें देखिए मैंने कहा था ना आवेगशीलता, यानी ये इतने अपन कह सकते हैं किसी न किसी कार्य को करने की एक आवेगशीलता होती है, यानी उस कार्य के पीछे क्या कारण है इस पर वो बिल्कुल भी तनिक भी नहीं सोचते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं इनका एक और महत्वपूर्ण लक्षण आवेगशीलता और अतिक्रियाशीलता। तो ये दोस्तों बात थी इसकी ADHD वाले बालकों की विशेषता। अब अपन बात करते हैं सेकंड, स्वलीनता वर्णक्रम विकार, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देखिए इन बालकों की विशेषता की बात करते हैं तो इन बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कौशलों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए ये जो बालक है इनकी सबसे महत्वपूर्ण एक तो बात है इनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है। भाषा का विकास नहीं हो पाता है, क्या? भाषा का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप सबको पता है कि जिस बालक में या जिस व्यक्ति में भाषा का विकास नहीं हो पाता है उसमें वैसे भी अपन को ये चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो सामाजिक अंतःक्रिया और एक संप्रेषण कौशल, उनको समझने में क्या होता है कठिनाई होती है। तो भाषा का विकास नहीं होगा जिसके कारण सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेषण कौशल और उनको समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनकी जो रुचियाँ होती है वो सीमित होती है, सीमित रुचियाँ होती हैं, ज़्यादा विस्तृत अपन कह सकते हैं या व्यापक इनकी रुचियाँ नहीं होती हैं। ऑटिज्म जो वाले बालक है इनकी बात करें तो इनमें से 70% बच्चों में बौद्धिक असक्तता होती है, यानी अपन कह सकते हैं ऑटिज्म वाले जो अधिकतर बच्चे उनका बौद्धिक प्रतिशत कितना होता है? बुद्धि लब्धि भी है क्या है लगभग 70 के आसपास रहती है। यहाँ पे तो 70% बच्चों की बात करिए, लेकिन यहाँ पे बात है बौद्धिक असक्तता होती है। बौद्धिक असक्तता कौन से बालक होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आगे इसमें अपन बात करते हैं ऑटिज्म वाले जो बालक है बच्चे दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार में कठिनाई अनुभव करते हैं। वही बात आएगी, बार बार ध्यान रखिए कि क्योंकि ये अपन कह सकते हैं सामाजिक या इनका संप्रेषण कौशल है वो कमजोर होता है। स्वयं और अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं, यानी स्वयं की भावनाओं के प्रति, संवेगों के प्रति भी असंवेदनशील और अन्य लोगों की जो भावनाएं हैं उनके प्रति भी वे असंवेदनशील होते हैं, उनकी भावनाओं को भी वे समझ नहीं सकते हैं, संप्रेषण कौशल इनका कमजोर होता है। तो ये दोस्तों संक्षिप्त में बात करें तो ये अपने
जो ऑटिज्म वाले जो बालक है इसकी विशेषता है। और इसके अलावा भी और अगर बात करें ऑटिज्म की, तो भाषा की गंभीर असमानता प्रदर्शित करते हैं और यह इनमें काफ़ी समय तक देखने को मिलती है। जहाँ अन्य बालकों में भाषा का विकास हो जाता है, वहाँ इनमें भाषा का विकास भी समुचित रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण तो ये क्या है, असमानता प्रदर्शित करते हैं। इस विकार वाले बच्चों का व्यवहार पुनरावृत्ति होता है। ऑटिज्म वालों का एक और लक्षण है कि ये जो बालक है इनमें पुनरावृत्ति यानी किसी कार्य को एक ही स्थिति में यांत्रिक रूप से बार बार करना, ठीक है, जैसे शरीर को इधर उधर हिलाना डुलाना या वस्तुओं को एक लाइन में लगाना। कोई भी वस्तु पड़ी है उसको बस उनकी एक ही चीज़ रहती है, उनको वस्तु में एक लाइन में लगाने की उनकी एक आवश्यकता समझ सकते हैं या उनका एक लक्षण समझ सकते हैं। तो ये 4-5 विशेषताएं हो गई। और अंतिम है अंतर्व्यक्तिक संबंध कमजोर, यानी लोगों से दोस्ताना व्यवहार या दूसरे व्यक्तियों से हमें किस तरीके से व्यवहार करना है ये इनमें समझ नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो उनका IQ है वो क्या है 70 से कम होता है। तो जब 70 से कम होता है तो अपन देख सकते हैं इस प्रकार के विकार देखने को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड जो तंत्रिका जन्य विकार है उसकी अपन बात करते हैं। दो अपने जो विकार ADHD डिसऑर्डर और एक अपना जो है ASD, ये दोनों विकार कंप्लीट हो गए। और इनकी अगर मुख्य बातें अगर आप याद रखोगे उनको समझ लोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं बौद्धिक आसक्तता विकार, ठीक है, यानी अपन सबसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं IQ लेवल क्या है इनका कम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक आसक्तता विकार में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है 70 से कम होती है। सबसे एक की बात, यानी आपको वहाँ पे वो नहीं है कि जो अब जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वो बालक होते हैं बौद्धिक आसक्त, या मान लीजिए वहाँ पर ASD आ गया तो नहीं, यहाँ पे उनमें 70% बालकों में वो चीज़ पाई गई है, सभी में नहीं पाई गई है, तो वे बालक बौद्धिक आसक्त बालक कहलाएंगे। बात करते हैं आगे। इस विकार से ग्रसित बालक की पहचान 18 से पहले ही अभिव्यक्त हो जाती है। देखिए चाहे कोई भी ADHD हो, चाहे ASD हो, चाहे बौद्धिक आसक्त हो, चाहे लर्निंग डिसएबिलिटीज रखने वाले हो, सभी जो बालक है इनके जो लक्षण तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही देखने को मिल जाते हैं। इस समय पर उन पर अगर ध्यान दिया जाता है तो इनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पे मैंने बताया कि बौद्धिक आसक्तता वो उनकी IQ जो है 70 से कम होती है और इनकी जो पहचान है प्रारंभिक समय में ही हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इन बालकों की अनुकूली व्यवहार में कमी देखने को मिलती है, यानी अपन कह सकते हैं अनुकूली व्यवहार क्या है, यानी वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यवहार को परिवर्तित करने का इनमें अभाव होता है, यानी समायोजन का अभाव होता है, सामंजस्य का अभाव होता है। तो इनमें ये एक महत्वपूर्ण है कि ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे सामाजिक अंतर्व्यक्ति कौशल हो, शैक्षिक कौशल हो, संप्रेषण, बौद्धिक आसक्तता, ये सब इसमें देखने को मिलती है। बात करते हैं बौद्धिक आसक्तता को 4 भागों में बांटा गया है। जो लर्निंग डिसएबिलिटीज है बौद्धिक आसक्तता वाले जो बालक है इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि निम्न बौद्धिक आसक्तता वाले जो बालक है उनका IQ लेवल कितना होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कितना, 55 से 70। सामान्य बौद्धिक आसक्तता वाले बालक है उनका 35 से 55 और तीव्र बौद्धिक आसक्तता वाले उनका 25 से 35 और अति गंभीर बौद्धिक आसक्तता है उन बालकों का IQ कितना होता है? 20 से 25। तो बौद्धिक आसक्तता को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। निम्न बौद्धिक आसक्तता, सामान्य बौद्धिक आसक्तता, तीव्र बौद्धिक आसक्तता और अति गंभीर बौद्धिक आसक्तता। तो यहाँ पे सामने IQ लेवल भी मैंने दे रखा है। तो चलिए अपन बात करते हैं इनकी सभी की अलग अलग। देखिए सबसे पहले मैं मोटे तौर पे बात कर दूं कि निम्न बौद्धिक आसक्तता, आप सबसे पहले देखिए कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी बुद्धि के अनुरूप ही होता है, ठीक है। बुद्धि हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हम सबको पता है, बुद्धि का टॉपिक भी हमने पढ़ा है और उस टॉपिक में से रिलेटेड अपन कह सकते हैं एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है। तो देखिए जब जिसका IQ लेवल 55 से 70 होगा तो ये जो बालक होते हैं बौद्धिक रूप से आसक्त होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी जो कह सकते हैं स्वयं के जो कार्य है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं अगर इनको प्रशिक्षण दिया जाए तो ये हर कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं या इनमें सुधार हो सकता है अगर सही समय पर इन पर ध्यान दिया जाए तो, ठीक है। यानी ये दूसरों के लिए समस्या नहीं बनते हैं अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो। लेकिन ये जो है, ठीक है, दोनों चाहे वो बात करते हैं सामान्य बौद्धिक आसक्तता वाले बालक हो, चाहे तीव्र बौद्धिक आसक्तता वाले हो, चाहे
अति गंभीर बौद्धिक असक्तता, उन पर प्रशिक्षण का अभाव नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण अगर इनको दे दिया जाए तो ये अपने जीवन यापन से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन पे तो कोई बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या इस पर भी बहुत न के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब अपन इनको सभी को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं निम्न बौद्धिक असक्तता वाले बालक, यानी जिसका IQ लेवल 55 से 70 है। इनकी विशेषताओं की अपन बात करते हैं। देखिए, ऐसे बालक आत्म अवलंबन का गुण इनमें देखने को मिलता है, यानी ये जो बालक है स्वयं भोजन कर सकते हैं, कपड़े पहनना है, या अपनी जो दैनिक जो एक्टिविटीज़ है वो स्वयं कर सकते हैं। कौन से बालक? जिनका बौद्धिक लेवल अपन कह सकते हैं, इनको कैटेगरी तो बोल सकते हैं अपन निम्न बौद्धिक असक्तता, और इनका जो कैटेगरी हो गया 55 से 70। सेकंड है संप्रेषण को समझ सकते हैं, यानी दूसरे की बातों विचारों को वह समझ सकते हैं। और पर्याप्त सामाजिक कौशल, यानी समाज में किसी की सहायता करना या सहयोग, परस्पर सद्भावना, ये गुण भी इनमें देखने को मिलता है। फिर है इसमें व्यावसायिक समायोजन। अगर इनको प्रशिक्षण दिया जाए तो ये किसी भी व्यवसाय में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट, गृहस्थ जीवन में सक्षम, यानी शादी है, बच्चे हैं, ये सब भी इनके लिए क्या है, इन कार्यों करना भी इनके लिए सक्षम है। और नेक्स्ट है यहाँ पे दबाव से निपटने में असमर्थ। सबसे एक, अगर इनका नेगेटिव एक और चीज़ देखें तो ये भले इनमें कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दबाव से निपटने में ये क्या है, असमर्थ होते हैं। तो ये बात थी निम्न बौद्धिक असक्तता वाले बालक, जिनका बौद्धिक लेवल था 55 से 70। अब अपन बात करते हैं सेकंड, सामान्य बौद्धिक असक्तता। सामान्य बौद्धिक असक्तता यानी इन बालकों का जो बौद्धिक लेवल है वो कितना होता है, IQ लेवल 35 से 55 होता है। अब देखिए, इसमें आत्म अवलंबन कौशलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता। देखिए, जहां वे बालक अपने जो दैनिक कार्य वे स्वयं कर सकते हैं, वहां इन बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षण अगर दिया जाए तो आत्म अवलंबन कौशल कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अपने स्वयं के कपड़े पहनना, हाथ धोना है, ठीक है, स्नान करना, ये कार्य उसके लिए, भोजन करना है, ये उसके आत्म अवलंबन कौशलों के अंतर्गत आ जाते हैं। वाक समस्या, ठीक है, अपनी बात को रख पाने में समस्या का सामना करना। सीमित शैक्षिक कौशल, यानी आप देखोगे कि 35 से 55 IQ लेवल वाले जो बच्चे हैं, अपन कह सकते हैं पहली से दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं, उनका बौद्धिक लेवल कैसा होता है, उनका बस वहीं तक उनका सीमित हो जाते हैं, उतना ही ज्ञान इनका रहता है। मित्र बनाने में समर्थ, लेकिन सामाजिक स्थितियों में परेशानी। देखिए, ये जो बालक है 35 से 55 वाले भी अपने लेवल के समूह में रह सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे है, यानी उनमें सहयोग, सद्भावना, ये चीज़ें इनमें देखने को कम मिलती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे निरंतर देखभाल की आवश्यकता, क्योंकि इनका जो बौद्धिक लेवल देखिए कितना है, 35 से 55 है, तो निरंतर इनको देखभाल की आवश्यकता। ग्रस्त जीवन में ये अक्षम है, ग्रस्त जीवन में ये बालक क्या है, अक्षम है। तो ये बात ही सेकंड जो अपन बात सकते हैं, सामान्य बौद्धिक असक्तता वाले जो बालक है, सामान्य बौद्धिक असक्तता वाले बालक 35 से 55, उनकी बात अपन ने कर ली है। थर्ड अपन बात करते हैं तीव्र बौद्धिक असक्तता वाले बालक। तीव्र बौद्धिक असक्तता वाले जो बालक है, हमको ये पता होना जरूरी है कि इनका जो IQ लेवल वो कितना होता है, 25 से 35। देखिए, यहाँ पे इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहले भी मैंने सामान्य बात की थी। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत निजी कार्य कर सकते हैं, यानी न के बराबर, न के बराबर। संप्रेषण कौशल इनका खराब, संप्रेषण कौशल इनका क्या है, खराब रहता है। शून्य शैक्षिक कौशल, इनका जो शैक्षिक कौशल वो भी कैसा रहता है, बिल्कुल शून्य। निरंतर इनकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, कोई रोजगार नहीं कर सकते, और गृहस्थ जीवन में अक्षम, यानी इनमें सभी नेगेटिव गुण देखने को मिलते हैं। और फिर दोस्तों बात करते हैं अंतिम, इसमें अति गंभीर बौद्धिक असक्तता वाले बालक 20 से 25, यानी इनमें भी जो सभी गुण हैं वो नेगेटिव ही देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी अलग से कोई व्याख्या नहीं की है। जब आपको पता है कि जब 25 से 35 वालों की ये सिचुएशन अपन जो देख रहे हैं, ठीक है, निम्न बौद्धिक असक्तता, इसमें शून्य शैक्षिक कौशल, निरंतर देखभाल की आवश्यकता, कोई रोजगार नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन में अक्षम होते हैं, तो यहाँ पे अति गंभीर जो बौद्धिक असक्तता, ये मैंने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन इनके बारे में अलग से मैंने कुछ नहीं। तो बात करते हैं फोर्थ, अपना जो तंत्रिका जन्य विकार है वो है विशिष्ट अधिगम विकार, यानी अपन इसको कह सकते हैं अधिगम अक्षमता विकार भी कह सकते हैं, लर्निंग डिसएबिलिटीज भी अपन कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अधिगम अक्षमता विकार भी इनको कह सकते हैं। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति सूचना स्पष्ट रूप से समझकर ग्रहण करने और पुनर्संगठन में कठिनाई अनुभव करते। इस बात को समझना है कि ये जो बालक है
अधिगम अक्षमता वाले बालक, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनका बौद्धिक लेवल औसत होता है। बौद्धिक लेवल कितना होता है? औसत होता है। ये नहीं है कि इनका बौद्धिक लेवल कमजोर होता है। अधिगम अक्षमता वाले जो बालक हैं उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बालक है ऐसा नहीं है कि बौद्धिक रूप से आसक्त होते हैं, ये बौद्धिक रूप से औसत होते हैं लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से ये पिछड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता है। तो यहाँ पे इस विकार से ग्रसित व्यक्ति सूचना स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता और उस बात को अपनी भाषा में उनको पुनर्संगठित करने में भी ये कठिनाई अनुभव करते हैं। इस विकार में विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में, ये विकार जो है विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में प्रकट होते हैं, जिसमें व्यक्ति को पठन, लेखन या गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्कैलकुलिया, ये जो आधारभूत कौशल है इनमें कठिनाई का वालों को सामना करना पड़ता है। इनका बौद्धिक लेवल में फिर बात कर रहा हूँ कि इनका बौद्धिक लेवल औसत होता है लेकिन ये शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं। ये अपनी उम्र के औसत बच्चों से कम प्रदर्शन करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं ये पिछड़े की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो औसत है, पिछड़े की कैटेगरी में कोई भी आ सकता है। आपने विशिष्ट बालक का टॉपिक पढ़ा होगा, पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये औसत रूप से तो समान होते हैं लेकिन उनसे वे पिछड़े होते हैं अपने समान जो साथी है उनसे। नेक्स्ट है यहाँ पे अतिरिक्त प्रयासों के द्वारा इन्हें सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इनको सामान्य स्तर पर नहीं लाया जा सकता। अगर सही समय पर अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो इनको सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। देखिए बात करते हैं इनमें सबसे पहले डिसलेक्सिया। प्रमुख अधिगम अक्षमता विकारों में डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन संबंधी समस्याओं से है। पठन संबंधी जो समस्या है या डिसलेक्सिया, इसकी अन्य भी थोड़ी सी आज मैं विस्तृत विशेषताएं कर देता हूं। अपन को इतना तो पता होता है कि ये जो डिसलेक्सिया इसका पठन अक्षमता से संबंधित इसका लक्षण है या विशेषता है। यहाँ पे बात करते हैं यह अधिगम अक्षमता का सबसे मुख्य विकार है। अधिगम अक्षमता का सबसे मुख्य विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया, जो 80 से 90% अधिगम असक्त बालकों में पाया जाता है। यानी अधिगम असक्त जो जितने भी बालक है 80 से 90% उनमें ये जो डिसलेक्सिया देखने को मिलता है। ऐसे बालकों में अक्षरों में शब्दों को पहचानने, उनकी ध्वनियों को आपस में जोड़ने, यानी दो ध्वनियां हैं कोई भी मान लीजिए स्वर है, उनको जोड़ने संबंधी क्षमता का इनमें विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई भी दो स्वर है उनको वो जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए अपन कह सकते हैं क और ला, तो ये बालक क्या होते हैं? अलग अलग रूप में बोलते हैं, न कि उनको तुरंत जोड़ नहीं पाते। ऐसे कई शब्द भी होते हैं, ऐसे कई वाक्य भी होते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया ग्रसित बालक अध्यापक की बातों को हूबहू नकल करने या बोलने में असमर्थ होते हैं। ये क्या है? डिसलेक्सिया। देखिए उस बात को क्या है? हूबहू नकल या बोलने में भी क्या है? ये अक्षम या असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये बालक प्रायः रुककर पढ़ते हैं, या अपन कह सकते हैं रुक रुक कर पढ़ते हैं, यानी एक धारा प्रवाहिता इनमें देखने को नहीं मिलती है, या उनकी जो भाषा है उसमें क्या है? प्रवाह का गुण इनका अभाव होता है, या उसको पढ़ने में इसका अभाव होता है। कई बार पढ़ते समय कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ देते। आप देखते हैं कि कई बालक ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे पिछड़े होते हैं कि कोई शब्द नहीं दे रखा है बुक में, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ भी जोड़कर बोल देते हैं, यानी बोलने लग जाते हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बस इनको बोलना होता है। तो ये दोहराव कर देते हैं कई शब्दों का, फिर दोहराव भी कर देते हैं। एक बार बोल दिया फिर उस बात को दोबारा रिपीट करते रहते हैं। थोड़ी सी मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मैं ये देख रहा हूँ कि चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी एकाग्रता भी इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और तो आप जल्दी ही समझ भी सकोगे। तो इसमें ऐसे बालक स्थानीय बोली को अधिक महत्व देते हैं। देखिए जो डिसलेक्सिया वाले जो बालक है स्थानीय बोली को अधिक महत्व देते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अपन स और है का उच्चारण करना, या कई बालक बी और डी में विभेद नहीं कर पाते बोलने के दौरान या पढ़ने के दौरान, तो ये बालक डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष के आधार पर पाया कि डिसलेक्सिया जो है जिन्स और दिमागी कार्यों में अंतर के कारण होता है। डिसलेक्सिया क्यों होता है? कोई क्षति के कारण नहीं होता है, महत्वपूर्ण बात है, कोई क्षति या मानसिक चोट के कारण नहीं होता है, बल्कि जिन्स या दिमागी कार्यों में अंतर के कारण होता है। इन बालकों की शिक्षा के लिए स्वर विज्ञान की विशेष तौर पर मदद की जा सकती है, यानी अपन कह सकते हैं उनको किस शब्द को क्या बोलना है, उसका स्वर का वास्तविक उच्चारण क्या होगा, अगर उनको शिक्षा दी जाती है तो डिसलेक्सिया से संबंधित जो लक्षण बालकों में देखने को मिलते हैं उनको कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट है शिक्षक को उनकी योग्यता व क्षमता को उचित सम्मान देते हुए
स्वस्थ शैक्षिक वातावरण की स्थापना करनी चाहिए। यानी शिक्षकों भाई जैसी भी उनकी योग्यता है, जैसी भी उनकी क्षमता है, उसको सम्मान देते हुए उनका शैक्षिक वातावरण वो अच्छा बनाने की या स्वस्थ वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए या उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अपना जो डिस्लेक्सिया है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिगम अक्षमता विकार में डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो संबंधी विकार है वो उसका संबंध किससे है? लेखन संबंधी समस्या से। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? लेखन संबंधी समस्या से है। इसके बच्चों की लेखन शैली एवं श्रुतिलेख बहुत ही भद्दा होता है। यानी लेखन संबंधी विकार है तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? लेखन संबंधी विकार से। इसका लेखन शैली और श्रुतिलेख बहुत ही भद्दा होता है तथा इन बालकों में शब्दों की पहचान हो, वाक्य की संरचना हो, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, वाक्य विन्यास जैसी समस्याएं पाई जाती है। कौन कौन सी शब्दों की पहचान करना, वाक्य संरचना, व्याकरण संबंधी त्रुटियां या वाक्य विन्यास, ये समस्या इनमें पाई जाती है डिस्ग्राफिया वाले बालकों में। ऐसे बालकों को नकल करके लिखने के लिए बोला जाए तब भी वे त्रुटि कर देते हैं। आप देखते हैं इनका भाषा का विकास हो जाता है लेकिन फिर भी अगर कोई बालक दूसरा गलत लिख रहा है तो वैसा का वैसा ही गलत ये भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे इनमें कौन सा है? डिस्ग्राफिया विकार। कौन सा विकार है यहाँ पे बात की जा रही है? डिस्ग्राफिया की। तो ये संक्षिप्त में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने कह दी है। और जैसे डिस्ग्राफिया में है अगर इनको ग्रह लिखने को कहा जाए, ठीक है, या अपन कह सकते हैं गृह, तो इन दोनों के बीच में वो अंतर विभेद उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। तो ये इसमें इस क्षमताओं का भी विकास नहीं हो पाता है क्योंकि अपन कह सकते हैं स्वरों की या अपन कह सकते हैं भाषा की स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो वे बारीकी जो विभेद नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना जो डिस्ग्राफिया है वो भी कंप्लीट है। नेक्स्ट अंतिम अपन बात करते हैं डिस्कैलकुलिया। देखिए डिस्कैलकुलिया जो है इसका संबंध कितना है? गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में एक समस्या। गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में जिन बालकों की समस्या होती है उसमें कौन सा विकार हो गया, कौन सी अधिगम अक्षमता है यहाँ पे? डिस्कैलकुलिया। देखिए डिस्कैलकुलिया वाले जो बालक है उनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी प्रारंभिक जो गणितीय कौशल है, देखिए प्रारंभिक गणितीय कौशल कौन से? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनका भी बालकों में अभाव होता है। सामान्यतः गणितीय चिन्हों को क्रम में न लिखना, उनको या उल्टा सीधा रख देना, ये आदि भी इनकी समस्या होती है। या किसी सवाल को समझ नहीं पाना, प्रत्यक्षीकरण का अभाव है, या उसको एक नई परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाना, ये सभी इसमें विकार होते हैं। या जमीनी स्तर पर मान लीजिए मार्केट में कोई वस्तु खरीदनी है तो भी इनमें ये चीज़ इसका अभाव होता है। सामान्यतः गणितीय चिन्हों को क्रम में न लिखना। अगर इनको आप बोलोगे कि जो गणितीय जो कौशल है अपने उनको एक क्रम में रखना है तो वो उसको भी मान लीजिए गलती कर देते हैं कि ये क्या है, पहले जोड़ है उसके बाद में बाकी है, इसके अलावा गुणा है, ये भाग है। तो इसमें भी बालकों में अपन देख सकते हैं प्रारंभिक समय में ये चीज़ें अपन पकड़ लेते हैं कि इसमें बालक में डिस्कैलकुलिया है, वो उसमें देखने को मिल रहा है। इनमें अन्य निम्नलिखित क्षमताओं का भी अभाव पाया जाता है। देखिए क्या क्या है? समस्या समाधान के क्रमबद्ध चरणों को जानने का अभाव। क्रमबद्ध चरणों यानी सीक्वेंस। तार्किक योग्यता में कमी। इन बालकों में तार्किक योग्यता में क्या होती है? कमी होती है। गणितीय कौशलों के साथ साथ तार्किक योग्यता में कमी। संख्याओं में विभेद करने की क्षमता का अभाव। संख्याओं में विभेद करने का, अगर उसके सामने कोई भी संख्या दे रही, कई बार होते हैं ना अपन कहते हैं ये 79 कौन से हैं, 89 कौन से हैं, 69 कौन से हैं, तो इनमें भी ये बालक है वो उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इनकी जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए या अपन बात करें सभी अक्षमता विकार हो चाहे डिस्कैलकुलिया हो, यहाँ पे डिस्कैलकुलिया के जो बालक हैं इन बालकों की गणितीय क्षमता का विकास करने के लिए तर्क संबंधी प्रश्नों का सहारा लिया जाना चाहिए। तर्क संबंधी प्रश्नों का सहारा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट मानसिक कुशलता से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी अगर उनको मानसिक एक्टिविटी करने का अगर मौका मिल रहा है तो वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और नेक्स्ट है बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए पहेलियाँ हैं आदि गतिविधियों का भी इनमें संचालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का अपना जो अधिगम अक्षमता से संबंधित विकार, और अब अपना जो संपूर्ण जो टॉपिक था वो थे अपने मनोवैज्ञानिक विकार, जिसमें अपन ने बात की थी आज तंत्रिका जन्य विकारों की। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे दुश्चिंता, मनोविद्यालता, दुर्वृत्ति आदि सभी विकारों की। अवसाद है, इन सभी से संबंधित भी हर बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं इसमें जो विकार है उसकी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट वीडियो उसमें उन सभी विकारों की अपन बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने जो कमेंट है वो ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।